आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में, कि जो एंथर होता है वो एक टेट्रॉड होता है, 4 साइडेड होता है। उसके चारों साइड में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। उस माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना कैसी होती है, इसी विषय पर आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया था पिछले क्लास में, उसकी इमेज दिखाई थी आपको। अब उस इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम लगभग गोलाई में, बाहर से गोलाई, एक गोलाई में होता है, यानी कि नियरली आउट सर्कुलर होता है इन आउटलाइन में। और यह मुख्यतः 4 परतों से, यानी कि 4 लेयर वॉल लेयर से घिरा होता है। 4 वॉल लेयर से ये घिरा होता है। ये 4 वॉल लेयर्स जो होते हैं वो बाहर से इस तरह से होते हैं। सबसे बाहरी परत यानी कि आउटर लेयर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद एंडोथेशियम होता है, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, और सबसे भीतर में सबसे इनर वॉल जो होता है उस इनर वॉल को टेपेटम कहते हैं। उस इनर वॉल को टेपेटम कहा जाता है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज से आप बेहतर तरीके से समझ सकिएगा। तो आप इमेज को देख सकते हैं। ये इमेज आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मौजूद है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये इमेज दिखाया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका? एंथर का। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ये जो आपको मैंने 4 सर्कुलर पॉइंट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 4 सर्कुलर पॉइंट्स, इन 4 सर्कुलर पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा आपको कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो, उसका स्ट्रक्चर नियरली सर्कुलर होता है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी जो आपको दिखाया कि ये बिल्कुल सर्कुलर लिख रहा है आउटलाइन से, ये बिल्कुल अंदर में। अब इसके लेयर के बारे में मैंने बात की आपसे कि इसका जो लेयर होता है वो 4 लेयर से कवर्ड होता है। आउटलाइन इसकी जो होती है 4 लेयर से कवर्ड होती है। आप देख सकते हैं इसका आउटर लाइन, ये आउटर लाइन जो है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद आपका सेकंड लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोथेशियम, ये इसके बाद प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक तीसरी लेयर होती है, उस तीसरी लेयर को हम मिडिल लेयर कहते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उस इनर मोस्ट लेयर को टेपेटम कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इनर मोस्ट लेयर, ये आपका हो गया, और इस इनर मोस्ट लेयर को ही टेपेटम कहा जाता है। ये एक किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर में, क्योंकि किसी भी मेल फ्लावर के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आपको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिखाते जाता हूँ, और एक एक करके मैं लिखाते जाऊँगा और उसको डिफाइन करता चला जाऊँगा। तो सबसे अगला पॉइंट आप नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पिछला पॉइंट आपने देखा था, लघु बीजाणुधानी की संरचना मैंने आपको दिखाई थी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में आपने देखा कि उसमें 4 वॉल लेयर्स हैं। ये 4 वॉल लेयर्स जो हैं वो आपको मैंने आपको उनके नाम बताए थे, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम। तो अब इनके कार्य हम देख लेते हैं। तो जो आउटर 3 वॉल लेयर्स होते हैं, जो बाहरी 3 वॉल लेयर्स होते हैं, ये 3 वॉल लेयर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। प्रोटेक्ट करने के लिए उनका परफॉर्मेंस होता है, उनका फंक्शन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। और जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो आफ्टर मैच्योरेशन
पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन के बाद जो लाइन ऑफ डेहेशंस आपने देखा था, वो लाइन ऑफ डेहेशंस के पास में लाइन ऑफ डेहेशंस जो है वो ओपन होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो आउटर 3 वॉल लेयर्स होते हैं। जब ये सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो इनके सूखने और सिकुड़ने के कारण इनके बीच में स्फुटन होता है, डेहेशंस होता है, और डेहेशंस या स्फुटन से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या मैंने पॉइंट लिखा है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द pollen grain, टू रिलीज द pollen grain, अर्थात जो बाहर की 3 परतें हैं वो संरक्षण की क्रिया करती है, या संरक्षण करती है या प्रोटेक्शन करती है किसका, परागकोश का। और परागकोश का संरक्षण करने के साथ साथ परागकोश के स्फुटन यानी कि उसके फटने में और परागकणों के बाहर निकलने में मदद करती है। आप इसके पहले देख चुके हैं कि कैसे जो 4 लेयर हैं वो प्रोटेक्ट किए हुए माइक्रोस्पोरेंजियम को। अब इसके बाद इसका अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट आप देख लेते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, इट नॉरिशेस द डेवलपिंग pollen grains. The cell of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. क्या कहता है? कहता है कि जो सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है वो इनर मोस्ट वॉल लेयर को टैपेटम कहते हैं। और टैपेटम जो होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं, उन डेवलपिंग कंडीशन में उनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक बच्चा अगर माँ के पेट में पल रहा होता है, हम सब जानते हैं, तो वो माँ के पेट में माँ से ही भोजन प्राप्त करता है, उसे न्यूट्रिशंस या नॉरिशमेंट की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो पोषण उसे कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। तो वो पोषण जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है? टैपेटम प्रोवाइड कराता है। जैसे कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, खाना मांगता है, उसी तरह से यहाँ पर जब इनको नॉरिशमेंट की आवश्यकता होती है पोलन ग्रेन्स को, अनमेच्योर्ड पोलन ग्रेन्स को, तो ये अनमेच्योर्ड पोलन ग्रेन्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम टैपेटम करती है। और ये टैपेटम जो है वो क्या, इसके अलावे टैपेटम जो होता है, टैपेटम एक डेंस साइटोप्लाज्म से भरा होता है, यानी कि इसका जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। और इसकी एक ख़ास बात कि जो टैपेटम होता है वो बाइन्यूक्लियर होता है। बाइन्यूक्लियर या कह सकते हैं कि मोर देन 1 न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियर उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी विशेषता होती है टैपेटम की। टैपेटम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर 2 होते हैं। ये बाइन्यूक्लियर होता है या इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको इमेज की तरफ ले जाऊं तो आप देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं ये जो टैपेटम है, इस टैपेटम को आप देख सकते हैं, ये टैपेटम है, ये टैपेटम लेयर है। और इस टैपेटम लेयर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रेजेंट है, मगर ये न्यूक्लियर जो होते हैं ये न्यूक्लियर एक नहीं बल्कि 2 होते हैं, ये बाइन्यूक्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें कहता है, इन अ यंग एंथर ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यूज occupies the center of each microsporangium। क्या कह रहा है कि जो एक यंग एंथर होता है, यानी कि जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, अनमैच्योर्ड है, अभी अपरिपक्व है, उस अपरिपक्व या अनमैच्योर्ड एंथर में जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब बहुत ज़्यादा करीब करीब
एकदम एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए, एकदम घनी, है ना, डेंस जिसको कह सकते हैं हम, और एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स। होमोजेनस क्योंकि टिश्यू जो होता है वो टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल्स से मिल करके बनी हुई एक संरचना होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, हमने 9th 10th में ही पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का आपको याद होगा डेफिनेशन, है ना। तो जो टिश्यू है तो इसमें जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स हैं, और उन होमोजेनस सेल्स से मिल करके जो टिश्यू तैयार होता है उस टिश्यू को हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में ऑक्यूपाइज यानी कि मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं। अब कहने का मतलब है कि ये मान के चलिए कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर वॉल है, टेपेटम वॉल है। इस टेपेटम वॉल के अंदर में जो आपके सेल्स हैं वो सेल्स बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए इस तरह से प्रेजेंट हैं, अरेंज हैं बिल्कुल। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो अरेंज सेल्स हैं, इन अरेंज सेल्स से एक टिश्यू तैयार हो जाता है, और इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में जो है ऑक्यूपाइज है, सेंटर में लेयर्ड है। तो ये जो है कहता है कि इसके एक यंग, अब ये मैच्योर्ड नहीं, अनमैच्योर्ड एंथर है ना। जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो ये इनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन जब ये अंडर डेवलपिंग कंडीशंस में होते हैं तो अंडर डेवलपिंग कंडीशन में इनके अंदर में सेल की एक कम्पैक्टली अरेंज जो है टिश्यू होती है, या कह सकते हैं कि एकदम कॉम्पैक्ट टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और ये बिल्कुल जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में ऑक्यूपाइज होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज आर कॉल्ड पॉलन मदर सेल्स पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एमएमसी। कहता है कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, या ये जिन सेल से बनके जिन सेल से मिलकर के ये टिश्यू बनता है, उस सेल का क्या नाम है? तो उस सेल का नाम पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब यहाँ पर पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्यों कह रहा है? दो नाम दिए हैं इसके, इसलिए क्योंकि जब वो एंथर मैच्योर होगा तो आफ्टर मैच्योरेशन पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। पॉलन ग्रेन जब फॉर्म होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है इन स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स से होगा, और इसलिए इन सेल्स का नाम जो है वो पॉलन मदर सेल्स है। इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स भी कहा जाता है, इसीलिए ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी या एमएमसी कहा जाता है। अक्सर आपको एग्जाम्स में पीएमसी या एमएमसी से जो है क्वेश्चन को डिनोट कर सकता है, इसीलिए याद रखना आपको कि पीएमसी और एमएमसी क्या है। पीएमसी पॉलन मदर सेल्स या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और ये क्या है? ये सेल्स हैं जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू में जिनसे मिलकर के स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म बना होता है। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात, दे आर डिप्लॉयड एंड द प्लॉयडी लेवल इज 2n। कहता है कि ये जो सेल होते हैं, ये सेल किस टाइप के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं? तो कहता है ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स जहाँ पर आपका जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का नंबर जो है वो सिंगल हो जाता है, पेयर नहीं बनते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब पेयर में होते हैं क्रोमोजोम्स तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। और जब भी कोई सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होता है तो उसका जो प्लॉयडी लेवल होता है वो प्लॉयडी लेवल हमेशा क्या होता है? 2n होता है। यानी कि जब हम उसको डिनोट करते हैं उसके क्रोमोजोम के नंबर को, तो हम 2n से डिनोट करते हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं
अक्सर पूछा जाता है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि पीएमसी या एमएमसी का प्लॉइडी लेवल क्या होता है ना। तो पीएमसी या एमएमसी का प्लॉइडी लेवल 2n होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं को पराग मात्र कोशिका कहते हैं। ये द्विगुणित होते हैं तथा इन कोशिकाओं की सूत्र गुणता 2n होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि पिछला टॉपिक हमारा था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो किसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में प्रेजेंट जो सेल्स है, माइक्रो पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उन सेल्स के थ्रू पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन की जो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसी से यही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। किसी भी लघु बीजाणुधानी में पराग कणों का बनना, या कह सकते हैं कि पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसका पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic divisions to form microspore tetrads. The process of formation of microspore from a PMC यानी कि pollen mother cells through meiosis is called microsporogenesis. हिंदी में लिख सकते हैं, प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय दैट मीन्स कि वो एक कोशिका अपने जैसी 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। और कह रहा है कि एक पराग मात्र कोशिका यानी कि पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये आपको मैं बेटर वे में आप सबको समझा सकता हूँ इस फिगर के थ्रू। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलन मदर सेल है, लघु बीजाणु। अब इस लघु बीजाणु यानी पॉलन मदर सेल से के अंदर मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 के थ्रू इसमें 2 कह सकते हैं कि इनके सेल के अंदर डिवीजन हुआ और ये 2 बन गए। इसके बाद इनके अंदर मियोसिस 2 हुआ, जो कि आप पिछले क्लास में मियोसिस पढ़ चुके हैं। मियोसिस के अंदर में 2 प्रोसेस होते हैं। जब मियोसिस 1 होता है तब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और आधी होने के कारण ही वो क्या बन जाता है, एक हैप्लॉइड सेल बन जाता है। तो इस तरह से मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 1 होने के बाद ये जो आपके सेल्स बने ये हैप्लॉइड सेल्स हो गए और इन हैप्लॉइड सेल्स में फिर से मियोसिस 2 हुआ, जो कि नियर प्रोसेस है, नियरेस्ट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस है। इसके प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स नहीं बने बल्कि ये सेल तो अभी एक ही है, मगर इस सेल के अंदर में न्यूक्लियई जो है वो 4 हो गए, हैप्लॉइड न्यूक्लियई हो गए। इसका भी पूरी तरह से जैसे कि हमने मियोसिस में देखा था कि कोशिका विभाजन होती है। कोशिका विभाजन जब मियोसिस के थ्रू होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें पहले एक कोशिका 2 कोशिका बनाती है, फिर 2 कोशिका 2 अन्य कोशिका का फॉर्मेशन करती है और 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। परंतु यहाँ कुछ ये जो प्रक्रिया होती है थोड़ी सी भिन्न होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियई है वो न्यूक्लियई जो है वो डिवाइड होते हैं और इसका जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो अभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। और इस तरह से उस सेल के अंदर में पहले जो है कोशिका का विभाजन, पहले न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है और 4 न्यूक्लियई बन जाते हैं और उसके बाद उसमें 4 नए माइक्रोस्पोर्स। याद होगा आपको अमीबा में आपने देखा था कि वहाँ पर मल्टीपल फिजन जब हो रहा था तो मल्टीपल फिजन में आपने देखा था कि वहाँ पर स्पोर्स है ना, स्पोर्स बन रहे थे।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो है ये बन जाते हैं। चूँकि ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, इस वजह से इनके 4 होने की संख्या के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। जो टेट्राड वर्ड होता है, टेट्राड वर्ड जो इंग्लिश में है, इसका मतलब होता है 4 या चतुष्टय। यहाँ पे मैंने लिखा ना चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब 4। तो इस तरह से ये 4 बन जाते हैं और ये 4 बन जाते हैं, 4 सेल के रूप में, सेल के फॉर्मेशन में बन जाते हैं। मगर ये अभी तक अलग नहीं होते, ये इकट्ठे एक साथ रहते हैं। बाद में आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे फिर ये बाद में जब मैच्योर होते हैं तो ये अलग होते हैं। इसी में आज नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये एक अगला इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि आप इसको IMP कर सकते हैं। IMP दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट ये है ये कि चूँकि आपको याद होगा, मैंने जब इसके पहले का टॉपिक पढ़ा रहा था, पिछला टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हमने पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहा था, वो डिप्लॉयड होते हैं। और उनकी जो उनका जो प्लॉइडी लेवल या प्लॉइडी काउंटिंग जो होती है वो 2n होती है। मगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब इनके अंदर में मियोसिस हो गया और मियोसिस होने के बाद ये जो है टेट्राड बन गए, और जब ये टेट्राड बन गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए, तो इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो प्लॉइडी लेवल क्या हो गया, वो घट गया, वो आधा हो गया। तो आप लिख सकते हैं द प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी ऑफ द सेल्स of tetrad is n। वहाँ पर 2n था क्योंकि वो डिप्लॉयड था। और यहाँ पर क्या हो गया, ये सेल, ये जो सेल टेट्रा मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो बने वो क्या हो गए, वो हैप्लॉइड हो गए। इसीलिए इनकी प्लॉइडी जो है वो क्या हो गई, वो n हो गई। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इन चतुष्टक कोशिकाओं की गुणसूत्रता, गुणसूत्रता भी कह सकते हैं आप, मगर ये चूंकि बार बार इसको सूत्र गुणता कह रहा है, इसलिए हम भी इसको सूत्र गुणता ही कहेंगे। सूत्र गुणता n होती है। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहता है कि लघु बीजाणु जो हैं, वो लघु बीजाणु रचना के समय, जब रचना कहने का मतलब जब उनका निर्माण होता है, तो अपने निर्माण के समय 4 कोशिकाओं के एक समूह में व्यवस्थित होता है। जैसा मैंने आपको पहले फिगर दिखाया था, उस फिगर में आपने देखा था कि वो 4 न्यूक्लियई पहले बने, और उन न्यूक्लियई के बाद वो धीरे धीरे सेल का फॉर्मेशन हो गया। सेल का फॉर्मेशन हुआ, मगर वो चारों सेल्स क्या थे, एक साथ एक जगह इकट्ठे थे, अलग अलग नहीं हुए थे, है ना। वो चारों सेल्स क्या थे, बिल्कुल एक जगह इस तरह से मान के चलिए कि ये सेल थे, और इन सेल में ये हो गया एक सेल, ये हो गया आपका दूसरा सेल, ये हो गया आपका तीसरा सेल, और ये हो गया आपका चौथा सेल, और इनके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। इस तरह से वो 4 सेल का फॉर्मेशन कर लिया, और चारों क्या हो गया, एक जगह अटैच्ड हैं, अरेंज्ड हैं क्लस्टर के रूप में, है ना, अलग अलग नहीं हुए। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। अब इसके बाद हम अगला इसका हिंदी देख लिया आप पूरी तरह से। लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु जो है वो रचना के समय, जिस समय उनका फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय क्या होते हैं, 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, और इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्टय या फिर लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लिया है
तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स dissociate from each other and develop into pollen grains। जैसे ही परागकोश परिपक्व होते हैं और स्फुरित होते हैं लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, स्फुरित, डिहाइड्रेट। जब किसी सेल में से उसकी नमी यानी कि जो वाटर का उसका क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं, यानी कि वो सूख जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेट होना कहते हैं। स्फुरित होना होता है यानी उसमें से जल की मात्रा क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, जिससे वो सिकुड़ने लगे। और जब वो सिकुड़ने लगे तो सिकुड़ने के कारण क्या होता है, सिकुड़ने के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कह रहा है कि जैसे ही परागकोश क्या होता है, परिपक्व होता है और उसके चारों तरफ जो आपकी जो लेयर बनी हुई थी, कौन सी लेयर बनी हुई थी, आपके 3 लेयर बनी हुई थी। आउटर लेयर एंडोथीसियम और आप एंडोथीसियम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर थी। और आपका टैपेटम जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करा रही थी, उनके अंदर में क्या हो गया, उनके अंदर में डिहाइड्रेशन हुआ और जिसके कारण वो क्या हो गए, सूख करके थोड़े अलग अलग होने लगे, जिससे क्या हुआ, इनको जगह मिली, इन सेल्स को जो कि ऑलरेडी क्या हो चुके, क्या कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी हो रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे थे, उनको जगह मिली और वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए, विलग हो गए। विलग जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अलग होना, है ना। जुड़ा हुआ जो था वो जुड़ाव खत्म होना, उसको हम क्या कहते हैं, विलग हो जाना। तो स्फुरित हुआ, इसको जगह मिली, जब वो सूखे और उसके बाद ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। और जब अलग हो गए तब क्या हुआ, ये इनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ इनका, वे विकसित होकर के परागकण के रूप में बदल गए, या कह सकते हैं कि इन्होंने परागकण का निर्माण कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है pollen grains or the male gametophytes are released by dehiscence of anther। हिंदी में आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, परागकण अथवा नर गैमेटोफाइट जो पराग कोष के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, किसका स्ट्रक्चर दिखाया था, फर्स्ट एंथर के लेक्चर में। एंथर का जब मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, एंथर के स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि एक ग्रूव है ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, जिसको हमने क्या कहा था, लाइन ऑफ डेहेसेंस कहा था, उसकी बात हमने की थी। और अब वहाँ से उसको देख सकते हैं कि लाइन ऑफ डेहेसेंस क्या है। लाइन ऑफ डेहेसेंस वही लाइन है जहाँ से परागकण फूटता है, स्फुटन उसके अंदर होता है ना। स्फुटन मतलब वो वहाँ से फट जाता है, और फटने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो मैच्योर हो चुके होते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, और वो बाहर निकल करके किसी माध्यम के द्वारा, किसी मीडियम के थ्रू, जैसे बर्ड्स हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके थ्रू जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। तो जो लाइन ऑफ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। क्यों मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट ही क्या करता है, आगे जा करके फीमेल गैमेटोफाइट्स के साथ फ्यूजन करता है, और फ्यूजन करने के बाद जो है आपका वहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो शुरू होती है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। तो कह रहा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जब मैच्योर्ड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, क्योंकि ये मैच्योर हो जाते हैं, और बाहर से जो 3 लेयर थे, आउटर मोस्ट 3 लेयर जो है वो क्या होते हैं, वो स्फुरित यानी डिहाइड्रेट्स हो जाते हैं, और डिहाइड्रेट्स होने के कारण उनके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके बीच में जो दरार पड़ने लगती है। और वो दरार कहाँ से ज़्यादा हो जाती है, डेहेसेंस जो है, लाइन ऑफ डेहेसेंस के पास बढ़ जाती है, और वहाँ लाइन ऑफ डेहेसेंस के पास में वहाँ पर गैप पूरी तरह से वो फूट जाती है ना, वो डेहेसेंस हो जाती है, और डेहेसेंस होने के कारण वहाँ से परागकण जो है यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो है उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, इस तरह से वो बाहर निकल आते हैं। आपको मैं एक इमेज के थ्रू आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि आप एक बार इमेज के थ्रू इसको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था
कि इसके अंदर में ये जो है जो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन जो था एंथर का, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैच्योर डेहिस्ड एंथर लिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था, यहाँ दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम था, यहाँ तीसरा और ये चौथा। अभी आप क्या देख रहे हैं इस इमेज में कि ये यहाँ से फूट चुका है ना, डेहिस्ड हो चुका है, और यहाँ से डेहिस्ड हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या है, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। ये क्या हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो ये आप इस इमेज से समझ सकते हैं। इसके अंदर जो 3 आउटर मोस्ट लेयर थी और एक इनर मोस्ट लेयर थी, वो क्या हो गई, वो ब्रेक हो गई, है ना। और ब्रेक होने के बाद जितने पॉलन ग्रेन्स थे उनको बाहर आने के लिए रास्ता मिल गया। ठीक है, इस तरह से आज का ये मेरा पूरा टॉपिक ये आज की कुछ टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले टॉपिक्स।